हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा क्या है, इसे क्यों आयोजित किया गया था, इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे लेकर 3 से 4 कभी तो 5-6 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेटेट के लिए भी और सीटेट के लिए भी, और जो वास्तव में शिक्षक बनने चाहते हैं, अच्छे शिक्षक, और जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005। ठीक है, ये सबसे नवीन दस्तावेज है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे नवीन दस्तावेज क्या है, तो इसका उत्तर होगा NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि कैसी शिक्षा प्रणाली है ये, तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि बालकों की शिक्षा में सुधार करने के लिए, ठीक है, उनकी योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए इसे आयोजित किया गया था। क्या है ये, तो NCF 2005 सबसे पहला नंबर जो है कि हम लोग को ये जानना चाहिए कि क्या है ये। तो ये जो NCF 2005 है वो बालक को क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि किस निबंध से इसे लिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया था। निबंध का नाम क्या है, तो निबंध का नाम हमारा जो है सभ्यता और प्रगति है। सभ्यता और प्रगति निबंध का नाम था, जिनमें उन्होंने बताया था कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। उन्होंने बताया था कि जो सृजनात्मकता होता है, मनुष्य जो सृजन करता है, ठीक है, वो उदार आनंद बचपन की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेगा कि संविधान की किस सूची में इसे लागू किया गया है, तो संविधान की 8वीं सूची में इसे लागू किया गया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में NCF 2005 को आयोजित किया गया था, तो प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया था। मुख्य लक्ष्य क्या है NCF 2005 का, तो आत्मज्ञान इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था, मानव विकास मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। इसका प्रमुख सूत्र क्या है, NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो इसका प्रमुख सूत्र है बिना भार का अधिगम। अर्थात ये नहीं है कि बिना बैग बिना कॉपी किताब के पढ़ाया जाए, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में वही चीज़ें शामिल की जाए जो उनकी योग्यता के अनुसार हो, जो उनके आयु के अनुसार हो, जो लचीला हो, जो इसको समय के आधार पर उसे परिवर्तित किया जा सके, ऐसे पाठ्यक्रम को आयोजित किया जाए। साथ में पाठ्य पुस्तकें इतनी अच्छी हो कि बच्चे स्वयं भी पढ़े तो उन्हें समझ में आ जाए। NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत 5 बिंदुओं को लिया गया था, 5 से टॉपिक को लिया गया था। वो क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि ज्ञान ऐसा दिया जाए बालकों को जो उनके केवल स्कूल या कक्षा के अंदर तक सीमित ना हो, उनको बाहरी जीवन के साथ उनको जोड़ा जाए, जीवन के हर क्षेत्र में वो ज्ञान उनका सहयोग दे। दूसरा हमारा था कि पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, यानी कि रट्टा मार पढ़ाई नहीं करवाना है। पढ़ाई ऐसा करवाना है जो उनको समझ में आए, जो वो उनको व्यवहार में ला सके। ऐसा नहीं कि उसे रटते रहें और रट कर याद कर ले। ठीक है, ऐसा पढ़ाई बिल्कुल भी बालकों को नहीं करवाना है। तीसरा है कि बाल केंद्रित हो। ठीक है, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बालक को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकें का निर्माण करना चाहिए, ना कि शिक्षक को देखकर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि बाल केंद्रित होना चाहिए।
कक्षा कक्ष गतिविधि को जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। यानी कि कक्षा कक्ष गतिविधि के अंतर्गत कक्षा कक्ष में बहुत सारी गतिविधियों को जोड़ा जाए और इसे इतना लचीला बनाया जाए कि समय के अनुसार इसे बाद में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है 5वां कि राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। यानी कि शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे हम बालकों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो, राष्ट्रीय भाव उत्पन्न हो, राष्ट्रीय प्रेम जागृत हो। ठीक है, स्कूल का जीवन है वो एक महत्वपूर्ण जीवन होता है जिससे बालकों के अंतर्गत बहुत सारी भावनाओं को हम लोग विकास कर सकते हैं, जिसमें कि राष्ट्र महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रेम सर्वोच्च प्रेम है। हमें राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए, अर्थात हमें माता पिता से भी अधिक अपने राष्ट्र को प्रेम करना चाहिए। ये सारी बातें हमें स्कूल के माध्यम से, कक्षा कक्ष के माध्यम से बालकों को बताना चाहिए। हमारा अब बात करते कि 2005 में है क्या। ठीक है, किन किन बातों को शामिल किया गया है, किस लिए बनाया गया है और उनके अंतर्गत क्या क्या बातें आते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 या कह सकते हैं NCF की मुख्य बिंदु बातें क्या हैं। तो पहला है, सबसे प्रमुख बातें ये है कि जो शिक्षा हो वो बाल केंद्रित हो, बालकों को ध्यान में रखकर बनाया गया पाठ्यक्रम हो, उन्हें ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बाल केंद्रित होना चाहिए। दूसरा, रटन प्रणाली का अंत होना चाहिए, रटने वाली शिक्षा नहीं देना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षा ऐसा देना चाहिए कि बालकों को स्वयं से याद हो जाए, उन्हें ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए कि उन्हें रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, शिक्षा ऐसा हो कि बालकों का चतुर्मुखी विकास हो या चहुमुखी विकास हो, यानी कि उनका चारों तरफ से उनका विकास हो। ठीक है, संवेदनात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक सभी तरह का विकास हो। केवल उनका पढ़ाई पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना रहे या फिर केवल मानसिक विकास तक सीमित ना रहे। शिक्षा के अंतर्गत हमें उन गतिविधियों को शामिल करना चाहिए, योगा और बहुत सारे खेल प्रणाली, खेल के द्वारा भी शिक्षा देना चाहिए जिससे उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास सभी तरह के विकास हो। ठीक है, सीखना लचीला होना चाहिए, क्योंकि सीखना वो होता है कि इंसान जीवन प्रति सीखते रहता है और सीखना अगर लचीला होगा तो बालकों का विकास भी तेजी से होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा। आप लोग सब जानते हैं कि सबका मातृभाषा से रिलेटेड होना चाहिए शिक्षा। अगर बच्चा को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षक का दायित्व है कि उन्हें समझाया जाए। ठीक है, ताकि बालक को जल्दी समझ में आ जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, शिक्षा ज्ञात से अज्ञात की ओर सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमें अगर बालक को शेर के बारे में बताना है तो पहले हमें उन्हें बिल्ली के बारे में बताना होगा, बिल्ली से हम उनको शेर के बारे में बताएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर, अगर बालक को हमें ताजमहल के बारे में बताना है तो सबसे पहले हमें आसपास की बिल्डिंग या उनका घर का एग्जाम्पल लेना है, ताकि हम उनके भवन से कनेक्ट करके हमने ताजमहल के बारे में बताना है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो पहले से बच्चा जानता हो उससे हम जो नहीं जानता उसकी ओर जाएंगे। ठीक है, मूर्त, जो चीज़ें वो देख पाता है, मूर्त मतलब होता है वो चीज़ें जो हम देख पाते हैं, अमूर्त मतलब वो चीज़ें जो हम देख नहीं पाते हैं। तो वो जो देख पाता है या देखा है उससे रिलेट करके हम अमूर्त चीज़ों की शिक्षा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सूचना को ज्ञान ना मानना, केवल सूचना को ज्ञान नहीं मानना चाहिए, उन्हें वो सारी शिक्षाएं देनी चाहिए जो वास्तविक जीवन में उनका सहयोग कर सके। अभिभावकों को भी ये संदेश देना चाहिए कि निपुण ना समझे, बालक को निपुण ना समझे। आजकल के माता पिता क्या कहते हैं, छोटे छोटे बालकों पर बहुत सारा बोझ डाल देते हैं शिक्षा का कि आपको फर्स्ट आना है, आपको ऐसे आना है, आपको टॉपर आना है। तो ऐसा बिल्कुल ना करे, बालक अपनी क्षमता के अनुसार ही उन्हें पढ़ने दे, सीखने दे, उनका सहयोग करे, ना कि उन पर दबाव डाले। ठीक है, बालक को पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अनुमति देना चाहिए ताकि वह अपने इच्छा अनुसार पुस्तकें चुन सके, पढ़ सके, ज्ञान अर्जित कर सके। पुरस्कार और दंड अत्यधिक नहीं देना चाहिए, इसका अंत करना चाहिए, क्योंकि इससे बालक स्वप्रेरित नहीं होगा कभी भी पढ़ने के लिए। पुरस्कार और दंड को अत्यधिक ना दें, इससे बालक स्वप्रेरित कभी नहीं होगा कि उसे पढ़ना चाहिए। या तो वो पुरस्कार के लालच से या तो दंड के भय से ही वो पढ़ेगा। ठीक है, मातृभाषा का प्रयोग करना अत्यधिक आवश्यक है ताकि बालक का जो शिक्षा है वो बोझ ना लगे, वो अपने भाषा के आधार पर भी उसे सीख सके। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना,
ठीक है। नवीनतम चीज़ों को लागू किया जाना चाहिए ताकि बालकों को नवीन चीज़ों के बारे में भी ज्ञान बढ़ते रहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। ठीक है। सर्वोच्च विकास हो बालक का, ऐसी शिक्षा देना चाहिए जिसमें सारी विकास सम्मिलित हो, सामाजिक हो, ज्ञानात्मक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, क्रियात्मक हो, सभी तरह के विकास सम्मिलित होना चाहिए। विकास, ठीक है। बालक का शिक्षा बिना भार का अधिगम होना चाहिए। शिक्षा ऐसा दे कि बिना भार का अधिगम हो, यानी कि आप ऐसा नहीं कि ड्रेस पहन के स्कूल चले जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं। यानी कि हम पहले भी बता चुके, शिक्षा ऐसा दे कि बालक को बोझ ना लगे। पाठ्य पुस्तकें इतनी रोचक बनाए कि वो स्वयं से भी पढ़कर समझ जाएं। ठीक है। उनको शिक्षक अगर ना भी मिले तो भी पाठ्य पुस्तकें वो पढ़ के समझ सके कि वो पुस्तक में क्या लिखा है। ठीक है। उसमें चित्रों का सहयोग करना चाहिए, चित्र भरना चाहिए, चित्र के माध्यम से समझाना चाहिए। बच्चों को ऐसी पुस्तकें अधिक पसंद आती है जिनमें चित्र बना हो। समावेशी शिक्षा का माहौल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल बच्चे के साथ साथ उन बच्चों का उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो विकलांग है या जिनका एक अंग बाधित हो। ठीक है। हमें सामान्य बच्चों के साथ उन्हें बिठाकर पढ़ाना चाहिए, यानी समावेशी शिक्षा का माहौल उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है। उदार एवं लचीला पाठ्यक्रम हो। पाठ्यक्रम इतना लचीला हो कि उन्हें समय के अनुसार परिवर्तित किया जाए। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य है कि सीखना ज्ञान का निर्माण कर सके, बालकों में ज्ञान का सृजन कर सके, जिससे वे भावी जीवन में उनका प्रयोग कर सके। नेक्स्ट हमारा जो है खेल में पढ़ाई होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि वो खेल में भी सीख सकें। इसीलिए आज का प्ले स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा समाज की महत्वाकांक्षाओं एवं ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो। शिक्षा ऐसा नहीं हो कि केवल कक्षा तक सीमित रह जाए। ऐसा देना चाहिए कि वो समाज में भी उनका सहयोग निभा सके, समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सके, समाज की महत्वाकांक्षाओं के अनुसार दिया जाए। आध्यात्मिक नहीं होना चाहिए शिक्षा। किसी भी विशेष धर्म या जाति से जोड़कर शिक्षा नहीं देना चाहिए। करके सीखना शांति के लिए शिक्षा। ठीक है। शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि करके सीखने पर बल देना चाहिए। इससे बालक की सृजनशीलता का विकास होता है। ठीक है। शांति के लिए शिक्षा देना चाहिए ताकि उनके शांति के महत्व का पता चल सके। राष्ट्रीय शांति क्या होती है, राष्ट्र के लिए वे कार्य कर सके। 3 से 5 वर्ष के कक्षा में पर्यावरण शिक्षा देना अनिवार्य है ताकि बालकों को पर्यावरण के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है। अब है गणित शिक्षा का उद्देश्य गणित को से केवल पढ़ाना नहीं है। ठीक है। उनमें अंक अर्जित करना नहीं है। गणित की शिक्षा ऐसा देना चाहिए कि उनको वास्तविक जीवन में उसे जोड़ा जा सके, वास्तविक जीवन में उसका सहयोग कर सके और सपनों की भारत को धरातल में उतारना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें शिक्षा में भारत के महत्व को, भारत के राष्ट्र प्रेम की भावना को सभी को समझाना चाहिए। बालकों को ऐसे पाठ्यक्रम लागू किया जाए जिसमें भारत की महानता, भारत के बारे में उन्हें बताना चाहिए, भारत की कुर्बानियों के बारे में, सैनिकों के बारे में, राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहिए। ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए। त्रिभाषीय फार्मूला को आयोजित करना चाहिए जिसमें हिंदी होना चाहिए जो कि राज्य भाषा है। ठीक है। और इंग्लिश होना चाहिए और एक क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए जिससे कि जो बच्चों को पहले से आता है, जो उनका मदर टंग है। किन्हीं का मदर टंग हिंदी भी हो सकता है, किन्हीं का अलग भी हो सकता है। इसीलिए एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा होना त्रिभाषा सूत्र में शामिल किया गया है। ठीक है। NCF 2005 का कार्यशाला कहाँ है? तो NCF 2005 का कार्यशाला नई दिल्ली में, NCERT नई दिल्ली में है। यशपाल समिति, ठीक है, यशपाल शर्मा समिति में कितने सदस्य को शामिल किया गया था? तो 38 सदस्य को शामिल किया गया था। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए, बालकों को बिना बोझ की शिक्षा दिया जाए, इसके लिए पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है। ठीक है। प्रमुख स्रोत क्या है NCF 2005 का? तो बिना बोझ का शिक्षा देना ही इसका प्रमुख स्रोत है। ठीक है। सुधार का सुझाव, इसके अंतर्गत सुधार का सुझाव क्या क्या लिया गया था? तो सतत मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन और खुली पुस्तक परीक्षा में सुधार के लिए सुझाव दिया गया था। और इसमें बल दिया गया है करके सीखने पर और शांति कायम करने पर बल दिया गया है NCF 2005 में। ठीक है। ताकि बालक में क्रियाशीलता बनी रहे, सृजनशीलता का विकास हो,
शिक्षा का उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 का? तो शिक्षा को बाहरी जीवन के साथ जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि शिक्षा ऐसी मिले जो बालक के जीवन प्रत्यंत सहयोग दे, जीवन में उनका काम आ सके। ऐसा नहीं कि ऐसी शिक्षा बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए जो उनकी पुस्तक तक ही सीमित रह जाए। इसके साथ ही एनसीएफ 2005 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन्हें भी जाकर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सहयोग हो और जेटेट और सीटेट की तैयारी में आपको बहुत हेल्पफुल होगा टेलीग्राम। इसीलिए टेलीग्राम के लिंक पे जाकर आप उसमें प्लीज़ ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीएफ 2005 के जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जितने तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, जितने तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम सारे आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो।